प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर, जहां 12वीं भौतिक विज्ञान में अपना चैप्टर चल रहा था विद्युत क्षेत्र। निश्चित रूप से ये ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए रामबाण साबित होगी। आप घर बैठे अद्भुत तरीके से एक वीडियो को बार बार देख के, वीडियो को फास्ट देख के, वीडियो को आगे पीछे करके देख के उसका रिवीजन कर सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर चल रहा था विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र में कई सारी चीज़ें देखते हुए कूलॉम का बल देखा, फिर विद्युत क्षेत्र देखा। तत्पश्चात हम विद्युत द्विध्रुव पे आए, और विद्युत द्विध्रुव में अक्ष पर विद्युत क्षेत्र देखा था पिछली कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र। निरक्ष रेखा अक्ष के लंबवत रेखा होती है जो चित्र में प्रदर्शित है, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये अक्ष है और ये लंबवत रेखा जो है बीचों बीच ये निरक्ष है। इसके साथ तो आज अपना जो टॉपिक है वो देखते हैं, और बोर्ड के हिसाब से मैं इसको कह दूँ, मैं इसको कह दिया भाई सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट। क्या कह दिया भाई? सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट। तो प्यारे बच्चों, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र पढ़ना है। निरक्ष और कभी कभी पेपर में आ जाता है विषुवत रेखा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्विटोरियल लाइन। कौन सी लाइन? इक्विटोरियल लाइन। क्लियर? चलो, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। जब भी ऐसा डेरिवेशन आए तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। पहले तो है विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिख लो। जनरली वो पूछ लेता, ना पूछे तो भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता एक परिभाषा से, क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हो या जो सवाल आया वो शिक्षक को आपको बताना है, तो आप इसमें एक छोटी सी 2 लाइन की परिभाषा लिख सकते हो। मात्रक वात्रक ज़्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं, परिभाषा लिख लो। जब पूछे मात्रक विमात्रक तो करो, अदरवाइज परिभाषा लिख लो। फिर क्या करो? चित्र आपको तीसरे नंबर पर बनाना है। कहाँ बनाना भाई? तीसरे नंबर पर बनाना है, ध्यान रखना। लेकिन चित्र बनाने से पहले तो आपको क्या करना है? पहले परिभाषा लिखनी है, कुछ जगह छोड़ के फिर चित्र बना लेना है। जैसे ही आप चित्र बना लोगे, अब चित्र के अंदर की कहानी जो है उसके ऊपर से आपको लिखना शुरू करना है। तो चित्र जैसे है तो कुछ कहानी चित्र के ऊपर आ जाएगी, कुछ कहानी चित्र के नीचे आ जाएगी, बीच में आ जाएगा। इससे आपका लिखने का तरीका जो है वो बहुत ही प्रभाव डालेगा, ये ध्यान रखना। क्लियर? उसके बाद आता है चित्र बना लिया, और उसके बाद डेरिवेशन आती है, व्युत्पन्न करना, और अंत में सूत्र आ जाता है। ठीक है? और सूत्र आने के बाद 5वां पॉइंट आपको उसका कंक्लूजन निकालना है। क्या निकालना है? कंक्लूजन, या मतलब सारांश। तो जैसे आप ये कह सकते हो कि ई समानुपाती 1/r³ ऐसा कुछ। अतः स्पष्ट है कि इस तरह का, और इसका ग्राफ बना देना। ये सारांश और कंक्लूजन, ये मान लो ये आपका अंतिम काम। ये 5 चीज़ें जल्दी से याद करो। किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए पहले आपको क्या करना है? उस टॉपिक की जो दिया हुआ है उसमें जो मेन पॉइंट है उसकी एक परिभाषा लिख लो। उसके बाद आपको कुछ लाइनें छोड़ के चित्र बनाना है। जैसे आप चित्र बनाओगे, चित्र में जो है रटना नहीं है, चित्र में जो आपने बनाया उसको आप चित्रानुसार करके लिख लो। कुछ लाइनें ऊपर, हो सकता है आपने जगह कम छोड़ी हो तो कुछ लाइनें ऊपर, कुछ लाइनें नीचे, बीच में चित्र होना चाहिए। फिर आप डेरिवेशन पे आ जाओ, डेरिवेशन कर लो पूरी, और सूत्र निकाल लो। सूत्र निकालने के बाद आप सारांश बता दो कि अतः सूत्र से स्पष्ट है कि ई समानुपाती ये है या ई व्युत्क्रमानुपाती ये है, और ग्राफ जो भी संभव है बना लो। इतने पॉइंट कवर करोगे तो एक आपका बढ़िया डेरिवेशन कवर हो जाएगा, और आपके नंबर कोई नहीं काट सकता बच्चों, कोई नहीं काटेगा। अगर इतने बेहतरीन तरीके से आपने काम किया ना, कोई नंबर नहीं काटेगा। बस इसी कड़ी में ये 5 जो पॉइंट है ये छप जाने चाहिए। कोई भी डेरिवेशन है उसको इन 5 स्टेप में करने की आपको कोशिश करनी है। तो इसी क्रम में अपन इधर देखें तो मैंने एक बनाया है विद्युत द्विध्रुव, जिसका प्लस आवेश ये रहा और माइनस आवेश ये रहा, प्लस माइनस। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने कुछ अननेसेसरी चीज़ें लिखी है, ठीक है, सब आपको समझाने के लिए लिखी है। क्या लिखा है कि मैंने कहा इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी मैंने ली है d और d, 2d, और ये बीच में उसका केंद्र है। तो मैंने ली दूरी कौन सी? 2d। आप टोटल दूरी 2a भी लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक 2l भी लिख सकते हो। आप 2 के पदों में ना लिख के d, a और l लिख सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? d/2, d/2।
कुछ पुस्तकें इससे बाहर नहीं है, कुछ पुस्तकें जो है कुछ ये लिखती है, कुछ वो लिखती है, कुछ भी मान लो। अपन ने कुछ एक मान लिया 2D, अपन ने पहले डेरिवेशन में भी 2D माना था, तो अब भी अपन ने 2D माना है। क्लियर? तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आपकी ये जो दाल है, ये देखो दाल लिखा हुआ है, दाल गल जाएगी। आप कुछ भी लिखोगे ना इनमें से, आपकी दाल गल जाएगी भाई। मतलब दाल गलने का मतलब समझते हो ना, मुहावरे का अर्थ, आपका काम बन जाएगा। तो चलो यहां से यहां तक कि डी और डी दूरी है। अब मैंने क्या किया, केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु लिया पी, केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु लिया पी, जिसका विद्युत क्षेत्र मैंने इस तरह बना दिया E1। अब मैंने क्या किया, माइनस आवेश है, इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का होगा अंदर की ओर, तो मैंने ये तीर का निशान भी ऐसे बना दिया। क्लियर? इसको बोल दिया E2, इसको बोल दिया E1। चलो ठीक है। तो अब मैंने ये पूरी व्यवस्था बना ली। अब मैंने इसको क्या किया, इसको एक्सप्लेन कर दिया थ्योरी में। मैंने कहा ना पहले परिभाषा लिख ली, तो परिभाषा तो आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिख ली, या विद्युत, ठीक है भाई। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, जो भी टॉपिक पूछा उसकी परिभाषा एक लिख ली, विद्युत द्विध्रुव की लिख ली, कोई दिक्कत नहीं। पूछी तो है नहीं, तो अपनी मर्जी से लिख लिए, ताकि उसको पता चले सामने वाले को कि भाई विद्युत द्विध्रुव या बच्चा परिचय जानता है। अब इसके बाद जब ये स्थिति आई, तो आप देखो इसकी कहानी रटनी नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं, रट्टाफिकेशन करते हैं, रट्टा नहीं मारना है भाई, रट्टा नहीं मारना है। देखो समझाऊंगा, बेहतरीन समझ में आ जाएगा, छप जाएगा, और निश्चित रूप से बड़ा मजा आएगा आपको। अब मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये प्लस है और ये यहाँ से विद्युत क्षेत्र है। तो कहानी क्या है, तो सुनो। चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव AB है, मैंने लिखा है चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव AB है, जिसके बिंदु A पर प्लस Q आवेश तथा बिंदु B पर माइनस Q आवेश स्थित है। क्लियर? केंद्र O से R दूरी पर निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। खत्म। इस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है इसके कारण। ठीक है, चलो अब लगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। अब प्यारे बच्चों इधर देखो कि मैं जो है चित्र में मैंने दिशाएं बना ली है। ठीक है, तो मैंने E1 का मान निकाल दिया। अब आप आ जाओ इस चित्र में, पूरी कहानी बता। तो चित्र बहुत काम का है, बच्चे रटते हैं इसको, लेकिन अपने को करना है, समझना है, अपने को समझना है। और मैं गारंटी देता हूँ भाई दिमाग में एकदम छप जाएगा, ऐसा छपेगा, ऐसा छपेगा जैसा होली में रंग नहीं छपता है। इधर देखिए, ये प्लस है, ठीक है, मैंने चित्र बना लिया। अब आप यहाँ देखिए, ये दूरी है D, ये दूरी है R, ये बन रहा है समकोण। तो निश्चित रूप से आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर, ये भुजा हो जाएगी। मान लो ये x है और ये भुजा देखो, ये R है, ये D है, तो ये R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का अंडर, दोनों बराबर है, तो मैंने दोनों को x भी मान सकता हूँ। तो आपको पता चल गया कि त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो दोनों दो कोण इसमें बराबर होते हैं और दो भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। तो जो दो भुजाएं बराबर है उनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। किसी को तकलीफ होनी नहीं चाहिए, किसी को तकलीफ होनी नहीं चाहिए, किसी को तकलीफ होनी नहीं चाहिए। हम चाहते ही नहीं है बच्चों को तकलीफ हो, बस बच्चा बस मस्ती से बैठे और समझे जो मैं समझा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ देखो, मैं पूरा कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ, मैं रटाता तो हूँ नहीं। तो मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि हाँ, हो सकता है 7 दिन तक थोड़ी सी कठिनाई हो आपको, लेकिन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 8वें दिन आप कहोगे सर मज़ा आ गया। ये मज़ा ही तो आना चाहिए, बात तो सारी इस मज़े की है। तो इधर देखिए, मैंने क्या किया, एक बीच में ये दो थे, इनके बीचों बीच एक रेखा खींच दिया ऐसे। क्लियर? रेखा खींचने का उद्देश्य भी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रेखा खींचने का उद्देश्य भी है। तो उद्देश्य को थोड़ा अलग कलर से कर लेते हैं। हाँ, चलो देखो, एक इसका घटक लिया इधर, इस E1 का। देखो आपको पता है घटक लेते हैं, घटक कहाँ लेते हैं, समकोण में।
घटक कहाँ लेते हैं, बीच में होता है कोई निर्देश तंत्र में, देखो ऐसे ऐसे होना चाहिए, कोई भी ऐसे होता नहीं। जब बीच में होता है तो क्या करते हैं अपन, इसका इधर और इधर घटक लेते घटक लेते हैं, एक मतलब एक इस भुजा पर लेते हैं और एक इस भुजा पर, ऐसे घटक लेते हैं भाई। याद आ रहा कि नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? जब इस तरह से होता है, बीच में कोई सदिश होता है, तो इसका एक्स एक्स और वाई एक्स पे घटक लेते हैं। अब ये है बीच में, ना एक्स में वाई में, तो मैंने क्या किया, इसका एक्स बनाया और मैंने इसका बनाया वाई। और फिर ये E2 है, इसके लिए फिर मैं दूसरे कलर से बनाऊँ। एक इधर बनाया और एक इधर बनाया, किसी को तकलीफ होनी नहीं चाहिए। दो घटक इसके ले लिए, दो घटक उसके ले लिए। अब घटक कब लेंगे, जब कौन पता होगा भाई। कौन ही नहीं पता, घटक ले लिए, चलो ठीक है भाई, मान लो घटक ले लेते। तो देखो मैंने कहा था ये दोनों भुजाएं बराबर, तो कौन थीटा थीटा हुआ। तो आप ये देख लो, ये देखो, ये कौन और ये कौन बराबर होंगे, क्लियर। ये कौन और ये कौन क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्या बन रहा है भाई, ठीक है भाई। तो यहाँ से यहाँ तक ये कौन आपको पता है बराबर होंगे, क्लियर। अब आप यहाँ से देखिए, ये बन रहा है जेड, जेड बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये कौन भी थीटा होगा, क्लियर। तो ये दो कौन जेड बनता है ना, क्लियर, जेड बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखिए प्यारे बच्चों, ये दो कौन तो हो गए बराबर। आपको समझाना है तो मैं समझा दूं। तो देखो अगर ये कौन x है तो निश्चित रूप से ये कौन भी x है, क्लियर। और जब z बनता है तो देखो ये z बन रहा है, क्लियर। तो उसका झुकाव देखो z बन रहा है, तो ये कौन भी क्या होगा, x। ये दोनों भी बराबर होंगे, दिख रहे हैं आपको ये इतना स्ट्रक्चर। देखो वापस थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाओ, अगले पेज पे बनाता हूँ, चलो। बच्चों इधर देखो, प्यारे बच्चों इधर देखो, देखो भाई, ये ऐसे नॉर्मल एक चित्र आपको याद रहना चाहिए, कभी भी कंफ्यूजन हो ना ऐसे कर लिया करो। फिर झुकाव देखो, अगर मैंने कहा ये कौन है x, सुनना, ये कौन है x, तो देखो इसका झुकाव कम है तो x मान लिया, दूसरे वाले को मान लिया y। और x प्लस वाई आपको पता है कितना होता है, 180। मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो ठीक है। अब अगर ये x है तो ये x है, ये y है तो ये y है, शीर्षाभिमुख हो गया, क्लियर। जब ये x है, सुनना, तो ये x होगा, इससे z बनना चाहिए। और जब ये x होता है तो ये भी x है। तो इस तरह से अपन इसकी पूरी कैलकुलेशन, और ये x हो गया तो ये भी x हो गया। तो ये देखो, ये चित्र दिमाग में छपा लो, कैसे x हुआ कैसे y हुआ। अब ये x हो गया, सुनना, ये y हो गया, तो ये निश्चित रूप से कौन y हो गया। और ये y हो गया तो इसके सामने वाला y हो गया। तो आपने सब पता कर लिए, सब पता कर लिए। सब क्या पता किए, सब ये पता किए, सुनना मेरी बात को, कि इस तरह के डायग्राम में दो ही कोण होते हैं, एक x होता है और एक 180 माइनस x होता है। और वही दो कोण सब जगह रोटेट होते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये 60 डिग्री है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इस पूरे चित्र में जो भी कोण होंगे वो 60 और 120 यही होंगे, ये ध्यान रखना। ये 60 हो गया तो ये 60 हो गया, तो ये 60 हो गया तो ये 60 हो गया, क्लियर। अब ये y हो गया तो ये y हो गया, तो ये y हो गया तो ये y हो गया, मतलब 120। तो ये मैंने आपको एक चीज़ बता दी। पुनः आओ इस चित्र पे, मैं इस चित्र को अभी जूम करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये अपन ने मोटा मोटी कहानी अपन ने बना ली। फिर मैंने इधर क्या लिखा, KQ बट्टा आर स्क्वायर क्या होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, KQ बट्टा आर स्क्वायर आर ये मान लेते हैं। देखो मैं हमेशा बता दूं कि ये जो आर है, KQ बट्टा आर स्क्वायर है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, प्यारे बच्चों, ये जो आर है ये आवेश तथा बिंदु P के मध्य की दूरी है। आवेश तथा बिंदु P के मध्य की, केंद्र या सेंटर और P के बीच की भी दूरी नहीं है। ये तो यहाँ सूत्र में जो दूरी होती है ये तो अपन ने माननी है कि O से P की दूरी R है, लेकिन इस सूत्र में जो ये R दूरी होती है ये आवेश तथा उस बिंदु के मध्य की दूरी होती है। जैसे ये आवेश है A और बिंदु है P, तो इन दोनों के मध्य की दूरी सूत्र में KQ, विद्युत क्षेत्र के सूत्र में अपन लिखेंगे KQ बट्टा ये दूरी का वर्ग।
के क्यू बट्टा ये दूरी का वर्ग। क्लियर है भाई? तो ये आपको यहाँ पे सावधानी रखनी है। देखो ये केंद्र ओ से आर दूरी अलग है, तो जब इसको अपन ने आर मान लिया तो अब इसको कुछ और मानना पड़ेगा, तो मैंने इसको एक्स मान लिया। तो सूत्र ये भी हो सकता है के क्यू बट्टा एक्स स्क्वायर। तो दिक्कत थोड़ी है, जो दूरी है वो दूरी है। तो आर का मतलब ये नहीं कि हमेशा आर ही लेना है, जो व्यवस्था है वैसे एडजस्ट करना है। तो यहाँ एक्स है तो एक्स लेना है। अब मैं एक्स नहीं लेके मैंने क्या किया, मैं दूरी मैंने ज्ञात कर ली, मैंने सीधा कर दिया इसका स्क्वायर। देखो ये दूरी है, दूरी का वर्ग, तो ये मैंने कर दिया दूरी आर स्क्वायर का वर्ग। विमा मैच हो रही है, विमा देखो विमा मैच हो रही है, के क्यू बट्टा मीटर स्क्वायर का अंडर, तो मीटर का स्क्वायर तो हो गया। ई क्या है विमा, देखो कुछ लोग ऐसे लिख देते कभी कभी जल्दबाजी में, क्या लिख देते ये स्क्वायर भूल जाते ऊपर का होल स्क्वायर। अब यार के क्यू की विमा तो ठीक है, लेकिन अगर ये मीटर आया मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर हुआ विमा इसकी, या L2 हुई, L2 का कंप्यूट करेंगे तो क्या आएगा L आएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या आना चाहिए नीचे L2 आना चाहिए। क्लियर? तो इन सारी चीज़ों को मैं हटा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। मैंने गलती जो बच्चे करते हैं वो बता दी मैंने आपको। अब चलो, तो मैंने कहा E1 बराबर के क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर का होल स्क्वायर। कौन सी दिशा में? ए से पी की तरफ, तीर ऐसे जा रहा है E1, और माइनस क्यू आवेशकरण विद्युत क्षेत्र। तो E2 बराबर, अब कोई माइनस यहाँ मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं दिशा अलग ले रहा हूँ, परिमाण अलग ले रहा हूँ, ध्यान रखना। तो E2 बराबर के क्यू बट्टा दूरी ये देखो दोनों सेम ही है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। तो मैंने ये लिखा आर, ये एक्चुअली आर या एक्स है, इसका स्क्वायर किया मैंने। तो ये ध्यान रखना भाई, देखो आर स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, तो बात तो वही हुई ना। इसलिए ध्यान से देखो भाई, मैंने क्या किया, के क्यू बट्टा मेरे को एक्स स्क्वायर लिखना था, और एक्स मेरा क्या है आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट है। तो एक्स की जगह तो ये आ गया और स्क्वायर की जगह स्क्वायर आ गया। तो E1 और E2 मैंने ज्ञात कर लिए। इसमें कोई अगर दिक्कत हो मैं इसको जूम करके बता दूं आपको एक बार, चित्र को अगर किसी को ऐसे जूम करके देखना है। देख लो भाई, पूरे पे एक बड़ा सा चित्र आ गया। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताओ, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सब कुछ क्लियर है। एक बार वापस देख लो क्या क्या है, और एक वीडियो एक बार दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा तो मैंने कहा पेपर टफ बनाना है तो ये वाला डेरिवेशन आता है, और पेपर आसान बनाना है तो अक्स वाला आता है, दोनों चीज़ें। ठीक है, तो बस ये एग्जैक्ट साइज में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते, ये दोनों मान निकाल दिए। अब प्यारे बच्चों, अपन ने पढ़ लिया ई और ई, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसके एक और घटक देख लेते हैं। मैंने आपको बताया, सुनिएगा, मैंने कहा कि भाई E1 है तो इसके क्या कर लिए, दो घटक ले लिए, और E2 है इसके दो घटक ले लिए। लेकिन यहाँ से बच्चों क्या पता चला कि दोनों ही बराबर है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो मैंने कहा चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मैंने घटक लिए, सुनना कौन सा लाल कलर का मार्कर है, चलो E1। और देखो घटक, देखो ये व्यवस्था आपने घटक की 11वीं कक्षा में देखी होगी। जब ये निर्देश तंत्र एक्स और वाई है और बीच में E1 है, तो घटक हमेशा आप याद कर लो, बार बार मैं कह रहा हूँ, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि थीटा के पास वाला कॉस थीटा होता है, थीटा के पास वाला कॉस थीटा होता है। तो यह E1 है तो निश्चित रूप से यह होगा E1 कॉस थीटा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा E2 साइन थीटा। हाँ गलत गलत गलत, E1 का ही घटक आएगा ना इधर, उधर तो E2 थोड़ी आएगा। तो बस E1 साइन थीटा, E1 के घटक ले लिए, थीटा के पास वाला कॉस थीटा, दूसरा वाला साइन थीटा। अब आते हैं E2 पे। जब E2 आया तो ये थीटा है, तो आपको पता है कि भाई इसके घटक लिए तो ये आ जाएगा E2 का कॉस थीटा, और ये आ जाएगा E2 का साइन थीटा। अब प्यारे बच्चों,
काम जो करना था हो गया। यहाँ से अपने को ये भी पता चल गया कि दोनों बराबर है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा करके एक चीज़ यही बताता हूँ, फिर अपन अगले पेज पे चलेंगे, या मैं इसको मूव करता हूँ ऊपर की ओर ताकि आपको दिक्कत ना हो, चित्र भी दिख जाए। तो बच्चों इधर देखिएगा मेरी बात को ध्यान से। समीकरण 1 व 2 से क्या है, E1 मॉड बराबर E2 बराबर E, समझे, 3 हो गई भाई। दोनों का परिमाण तो बराबर है, दोनों का परिमाण तो क्या है, बराबर है। अब जब दोनों का परिमाण बराबर हो गया तो अपन क्या कह सकते हैं, परिमाण की तो बात कर रहे थे अपन, क्लियर, परिमाण की तो बात कर रहे थे, ठीक है। ये देखो, ये भले लिखो परिमाण की बात कर रहे थे, तो दोनों ही बराबर है, दोनों के परिमाण बराबर है, दोनों बराबर है। तो अब क्या लिखेंगे, चित्रानुसार E1 तथा E2 के घटक लेने पर, क्या लेने पर, घटक लेने पर लंबवत घटक E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा परिमाण में समान एवं विपरीत दिशा में होने के कारण, परस्पर निरस्त हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, E1 साइन थीटा, E1 E2 बराबर है, तो E1 का साइन थीटा और E2 का साइन थीटा क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, नेट विद्युत क्षेत्र इधर तो होगा ही नहीं और इधर आएगा, तो मैं इसको लिखूंगा तथा E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं तथा इनका योग ही अभिष्ट विद्युत क्षेत्र होगा। तो योग ही नेट या परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा। क्लियर भी, चित्र आपको दिख रहा है। तो अपन कह सकते हैं ई नेट बराबर क्या है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। समीकरण नंबर 4 हो गई, समीकरण नंबर 4। अब गणना आगे करेंगे, लेकिन अपने को चित्र की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इस डेरिवेशन को यही कर रहा हूँ, चित्र आपको दिखना चाहिए। समीकरण 3 व 4 से अपने को पता है कि बराबर है, तो अपन क्या लिखेंगे, ई नेट बराबर E1 cos थीटा।
अब प्यारे बच्चों 2E1 cos थीटा हो गया। अब आपको E1 का मान तो समीकरण 1 से दिया वही है और cos थीटा भी रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 से ई नेट बराबर कितना हो जाएगा 2KQ बट्टा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आप इधर देखिए, ये जब स्क्वायर और रूट हटेंगे तो अंतिम आंसर क्या आएगा। यहाँ आप लिखना चाहो तो साथ में ये भी लिख सकते हो, पहले यहीं लिखो, पर आपको पता है कि अंडर रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो अब आपके आंसर में ये आएगा, ये ध्यान रखना। और आप यहाँ चाहो तो यहाँ पे भी ये बराबर का चिन्ह करके लिख सकते हो कि क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है भाई, यहाँ पे भी लिख सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अंडर रूट लगा के मैंने इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए, बस ये ध्यान रखना। बीमा मैच हो रही है, ठीक है, कॉस थीटा पड़ा है। चित्र से कॉस थीटा कितना होगा, चित्र से कॉस थीटा निकालो भाई। तो अगर ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है डी कर्ण है ये, तो ये हो गया डी बट्टा आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है डी और कर्ण है अंडूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वीमा मैच कर रही है, देखो ये L2 का अंडूट L और ऊपर L, और आपको पता है कॉस थीटा वीमाहीन होता है, ठीक है भाई। इसके आगे मैं थोड़ा सा डेरिवेशन को अगले पेज पे करना चाहूँगा, तो मैं आपको बता दूँ 2KQ बट्टा, याद कर लो भाई यहाँ पे एक बार ताकि अगले में अपने को दिक्कत नहीं हो, 2KQ बट्टा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और कॉस थीटा का मान रख के फिर हल करना है। अब इस चित्र का काम हो गया, अब कुछ नहीं बचा, अतः इसलिए ई नेट जो है बच्चों वो हो जाएगा 2KQ बट्टा, सुनना भाई ध्यान से, के 2KQ बट्टा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और कॉस थीटा का मान अभी अपन ने निकाला, कितना निकाला था डी बट्टा अंडरूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। नंबरिंग बाद में कर देंगे। तो ई नेट बराबर क्या हुआ 2KQ, इसको एक और कर देते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या Q इंटू 2D। अब देखो समीकरण क्या था पिछला, समीकरण था पिछला 6, तो इसको बोलते थे समीकरण 7। समीकरण 7 में 2QD बराबर P रखने पर तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा KP बट्टा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर, देखो ये घात है 1, सुनना, ये और ये दोनों समान है तो इसकी घात है 1 और इसकी घात कितनी है आधा, आपको पता है अंडर रूट आधा होता है, तो 1 प्लस आधार समान होने पर घातें क्या होती है जुड़ती है, तो देखो इसकी घात है 1, कह सकते हैं 1 है, और इसकी घात कितनी आधा, तो 1 और आधा जुड़ेगी तो कितना आएगी घात 3/2। क्लियर है भाई, मेरी बात समझ में आ रही है। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है, ये देखो इसका आधार, सुनना, ये आधार ये आधा समान है, इसकी घात है 1, इसकी घात है कितनी 1/2, मान लो ये x है, सुनना, तो मान लो ये x है तो x की घात 1 और उधर x की घात कितनी आधा, तो जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती है जुड़ती है, तो x की घात कितनी हुई 3/2। क्लियर, ये आप ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा में है, लिखना नहीं है। तो मैं आपको बता दूं KP, ठीक है, देखो समीकरण 8, चूँकि D बहुत कम होता है R से, इसलिए D स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा कम होगा R स्क्वायर से,
अतः डी स्क्वायर को नगण्य मानने पर तो डी स्क्वायर को जब नगण्य मानेंगे तो ई नेट बराबर के पी बट्टा आर स्क्वायर की पावर 3/2। आपको पता है 2 से 2 गया तो बचा क्या 3। तो आंसर आएगा ई नेट बराबर के पी बट्टा आर क्यूब। सदिश रूप में आप देखो P और E की दिशा में सदिश है, तो जब P और E दोनों सदिश है तो P और E की दिशा देखते चलो। आप ही देखिए माइनस आवेश इधर है, प्लस आवेश इधर है, तो इसकी दिशा किधर होगी, P की इधर होगी। P की दिशा तो इधर होगी ना, और E की दिशा कहाँ है, इधर। तो P और E की दिशा चित्र से स्पष्ट है, क्या है, विपरीत है। तो क्या आएगा, माइनस चिन्ह आएगा। भाई क्या आएगा, माइनस चिन्ह आएगा। इसी के साथ प्यारे बच्चों यहाँ पे आप डेरिवेशन के पीछे बता सकते हो, चूँकि K कितना है, मैंने आपको बताया K हमेशा आपको बताना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिख जाएगा, वैसे आपको ना दिखे तो मान लेना। तो ये अपना आ गया, E और P की दिशा विपरीत है इसलिए यहाँ क्या आया, माइनस चिन्ह। इसी के साथ ये अपना डेरिवेशन क्या हुआ, इसी के साथ अपना ये डेरिवेशन समाप्त हुआ कि ई नेट बराबर माइनस का KP बट्टा आर क्यूब। अब आप कहोगे सर पहले तो था ई बराबर KQ बट्टा आर स्क्वायर, अब बट्टे में आर क्यूब कैसे आ गया। अब विमा का फर्क नहीं पड़ रहा। तो बेटा ध्यान से देखना, इस P के अंदर भी एक लंबाई है, देखा 2QD। ठीक है भाई, तो इस P के अंदर भी एक लंबाई है, तो एक लंबाई ऊपर बढ़ गई, एक लंबाई नीचे बढ़ गई, काम हो गया। अब यहाँ तक देखो, यहाँ तक विमा संतुष्ट हो रही है। कहाँ तक, जब P नहीं रखा तो उससे पहले देख लो, यहाँ तक ये अगर इसको विमा संतुष्ट करोगे तो पूरी विमा संतुष्ट है। क्या था एक्चुअली, एक D इस P के अंदर चला गया लंबाई, तो एक लंबाई नीचे बढ़ गई। विमी रूप से हमेशा ये भी सही है, ये भी सही है, विमा मैच करके देखोगे तो हाँ लंबाई नीचे एक बड़ी है, तो P Q की जगह P भी तो आया, और P में भी तो एक लंबाई है, तो वो बैलेंस हो जाता है। अतः स्पष्ट है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अतः स्पष्ट है। मैंने कहा था 5वां पॉइंट कंक्लूजन क्या है, ई स्पष्ट है। पहला, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र P की दिशा के विपरीत होता है, P की दिशा के विपरीत होता है, पहला हो गया। दूसरा, E जो है व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती आर क्यूब है, और इसका जो ग्राफ बनाएंगे, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, इसका जो ग्राफ बनाएंगे कुछ यूँ बनेगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, ये आर है ये और ई है, और जब भी व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती कुछ भी हो तो ग्राफ बना देना ऐसा। ज़्यादा मत सोचना, ज़्यादा अगर सोचोगे तो गलती करोगे। व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती का कभी भी ग्राफ बनाना ऐसे बना देना बस, क्लियर। और समानुपाती का कभी भी ग्राफ बनाना है तो मैं ऐसे बना देना बस, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती आए, सुनना, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती आए तो ऐसा ग्राफ बना देना, ठीक है। समानुपाती का आए तो कुछ इस तरह से बना देना। मेरे हिसाब से क्लियर, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। कुछ भी समानुपाती हो तो ग्राफ कुछ यूँ बना देना, यहाँ कुछ भी लिख देना, ए और बी लिख देना, चाहे ए यहाँ लिख के बी यहाँ लिख देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्लियर। तो इसी के साथ ये डेरिवेशन समाप्त हुआ। इसको मैं और अन्य पद में लिखना चाहूँ तो मैं और लिख दूँ, अर्थात थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ इसको,
अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ई नेट जो है वो है माइनस का 1/4πε0 P/r³। क्या है भाई, माइनस लग गया और k की जगह मैंने 1/4πε0 रख दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सेम टू सेम है। इसको डेरिवेशन अगर 12 करना है तो कर सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ये पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है आपका कंप्लीट हुआ। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ है तो आप मुझे बताएं, और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है डेरिवेशन। वापस देखें, मैं एक बार इसको बैक करता हूँ, वापस देखें भाई पूरा डेरिवेशन। ठीक है, पूरा एक बार दिख जाए वो कोशिश करी गई है। यहाँ तक मेरे ख्याल से दिख जाएगा आपको। डेरिवेशन के मेन भाग देख लो, क्लियर। फिर अपन अगली स्लाइड पे चलते हैं। जल्दी से देखो, ये अभी कभी याद हो जाना चाहिए, नहीं तो अभी कभी पूरा डेरिवेशन जो है आपको याद हो जाना चाहिए, मतलब समझ में आ जाना चाहिए। रटना तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो आप जैसे चित्र में देख पा रहे हो बच्चों, जैसे चित्र में देख पा रहे हो कि अपन एक विद्युत द्विध्रुव बनाया, उसकी एक निरक्ष रेखा बनाई, और निरक्ष रेखा बनाने के बाद बिंदु ए पर स्थित प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र बनाया, बिंदु बी के कारण विद्युत क्षेत्र दिशा बनाई। बी नेगेटिव है इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की तरफ होगी। जो लाइनें मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना। बिंदु ओ से जो बिंदु पी है उसकी दूरी आर है, और ओ से आवेशों की दूरी क्रमशः डी और डी, मतलब टोटल दूरी 2d है। अब अपने को इस चित्र में दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, तो दोनों समकोण त्रिभुज से अपन ने दोनों जो तीसरी भुजाएं थी निकाली, r² + d² का अंडर रूट प्राप्त हुई। तीसरी भुजा प्राप्त हुई √ ऑफ r² + d²। अब अपन ने देखा कि इस त्रिभुज में दो, जो बड़ा वाला त्रिभुज है कंप्लीट, उसमें दो भुजाएं बराबर है, दोनों तरफ r² + d² का अंडर रूट आ रहा है। तो अपने कहा ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसके सामने की भुजा जो ये भुजाएं समान है, तो समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होंगे, तो सामने के कोण भी क्या हो गए, थीटा थीटा हो गए। फिर अपन ने समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस कॉन्सेप्ट से कोण ज्ञात करना अपने को आता था, वो चित्र मैंने बताया भी है ऊपर। तो अगर ये कोण ए थीटा है, तो ऊपर जब E1 विद्युत क्षेत्र के घटक लिए अपन ने लंबवत, तो ये थीटा है, तो वो भी थीटा प्राप्त हुआ अपने को। क्लियर भाई। चित्र पास में मैंने बना रखा है, किसका, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो अगर ए थीटा है तो E1 क्या, इधर वाला जो नीचे वाला भाग है वो थीटा हो गया। इसी प्रकार बी पर जो कोण थीटा है वो E2 के साथ, E2 वाली स्थिति में ऊपर की ओर जेड बना रहा है। आप देखो ध्यान से, जेड बन रहा है। जेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? जेड दिखना चाहिए, जेड दिखना चाहिए। क्लियर, जेड दिखना चाहिए। क्लियर, तो जेड बन रहा है। तो इसी जेड को बनाते हुए आप देखिए, आप हमेशा याद रखिए, आप हमेशा याद रखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये कोण अगर x है तो ये x होगा, क्योंकि आपको पता है इसका झुकाव समान है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, झुकाव समान है कि नहीं है। तो ये जितना झुका हुआ है उतना ये भी झुका हुआ है, तो जो झुकाव से पता कर लो यार, याद थोड़ी करना है झुकाव। ठीक है, अब आपको ये पता है कि अगर ये x है, सुनना, तो झुकाव वाला कोण ये x हो गया, तो निश्चित रूप से ये x है तो इसके सामने वाला कोण भी x होगा। तब आपको ये भी पता चल गया कि जब ये z बनेगा, जब ये z बनेगा तो देखो ये न्यून कोण है तो ये भी न्यून कोण है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। z जब भी बनता है, z जब भी बनता है तो ये और ये कोण बराबर होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर, इससे अपन ने व्यवस्था कर ली। फिर अपन ने क्या किया, फिर अपन ने ले लिया इसके घटक। क्लियर, शुरुआत है, शुरुआत का पहला बिंदु जो है बच्चों, ये याद रखना, नहीं तो गलतियां करोगे। ठीक है, दिशा अपन ने सिर्फ बनाई है, सुनो लिख ली, लेकिन इस दिशा का कोई यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि दिशा अपन ने चित्र में बना ली है। तो इसको लिखो तो भी ठीक, न लिखो तो भी ठीक, लिखना ठीक रहता है, एक बार लिख लिया अपन ने। क्लियर।
फिर अपन ने E1 निकाला, फिर E2 निकाला, फिर देखा E1 E2 बराबर है, फिर E1 और E2 के लिए घटक। घटक कैसे लिए? इस E1 का मैंने घटक लिया, E1 है कॉस थीटा, थीटा के पास वाली कॉस थीटा होता है, और E2 का घटक क्या लिया मैंने? E2 कॉस थीटा। और E1 का इधर वाला घटक जो दूसरा घटक है दूसरी तरफ वाला, वो क्या हो जाएगा? E1 साइन थीटा। और इस E2 का इधर वाला घटक क्या हो जाएगा? E2 साइन थीटा। जब E1 और E2 बराबर है तो उनके साइन थीटा भी बराबर होंगे, अतः ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में होने के कारण परस्पर क्या हो जाते हैं? निरस्त हो जाते हैं। तो ये मामला हो गया खत्म, बच्चा मामला ये। तब अपने को पता चल गया विद्युत क्षेत्र इधर होता है और विद्युत क्षेत्र इधर है, दोनों विद्युत क्षेत्र ऐसे है। जब विद्युत क्षेत्र इधर और इधर है तो आप देखिए विद्युत क्षेत्र इधर है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर है, तो दोनों विपरीत है, तो अपना आंसर माइनस हमें को यहाँ से पता चल गया। फिर मैंने क्या किया कि कुल विद्युत क्षेत्र क्या हो गया बताओ? तो E नेट बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, और आपको पता है E1 E2 बराबर है तो क्या हो जाएगा? 2 E1 कॉस थीटा लिख लो या 2 E2 कॉस थीटा लिख लो। E1 का मान अपने को पता है, अपन ने यहाँ धर दिया, रख दिया, क्लियर। और फिर कॉस थीटा परेशान कर रहा था तो चित्र में वापस आए। देखो रट नहीं सकते इसको, इसको समझना पड़ेगा, बार बार चित्र पे फोकस करना पड़ेगा। कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है? D, कर्ण है ये, R² प्लस D स्क्वायर, दिख रहा है आपको? तो ये हो गया, रख दिया मैंने। ये सब कुछ रखने के बाद मैं आगे चला, मैंने क्या किया? 2KQ बटा R² प्लस D स्क्वायर तो था ही, मैंने ये कॉस थीटा भी रख दिया। जब मैंने ये देखा कि दोनों के आधार समान है तो इसकी घात 1 है और इसकी घात आधा है तो घात हो गई 3/2। इसके साथ मैंने कहा 2QDP है तो मैंने वो भी रख दिया। फिर मैंने कहा कि भाई D बहुत कम होता है R से, इसलिए D स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा कम होगा, तो D स्क्वायर को क्या माना मैंने? नगण्य। जैसे ही मैंने D स्क्वायर को क्या माना? नगण्य। जैसे D स्क्वायर को नगण्य माना तो R स्क्वायर के पावर 3/2 होगी, 2 से 2 कटा, क्यूब हो गया। अब आंसर समीप है KP बटा R क्यूब। सदिश रूप में लेंगे तो अपने को पता है, मैंने बताया था दिशा अलग है, माइनस चिन्ह आ गया। फिर आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण आपको दिख रहा है कि विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र P की दिशा के विपरीत है। कौन? विद्युत क्षेत्र जो है, कॉमा कर देता हूँ, विद्युत क्षेत्र कॉमा विद्युत क्षेत्र E, या विद्युत क्षेत्र E बोल दो, विद्युत क्षेत्र E जो है P की दिशा के विपरीत है, दिख रहा है आपने को सूत्र से। इसके साथ अपन ने कंक्लूजन निकाला कि E जो है R क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। जब E R क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है तो अपन ये कंक्लूजन ये भी निकला, तो इसका ग्राफ बनेगा यूँ, मैंने पहले ही बता दिया। इसी के साथ बच्चों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ ना आए तो अगली कक्षा में पूछिएगा। मैंने अपने व्हाट्सअप नंबर भी दिए हुए हैं, आप उस पर भी सवाल कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। खूब पढ़ो बच्चों, घर पे बैठ के, समय वेस्ट मत करो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, क्योंकि देखो गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, कब एग्ज़ाम कंडक्ट कराए कब नहीं कराए कुछ भी निकाल सकते हैं, इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखो। अदरवाइज लिमिटेड टाइम पीरियड में इतना सारा सिलेबस कवर कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।